अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अदालती मामला से जुड़ी अहम खबरें हैं और इसके साथ साथ कुछ खबरें हैं जनाब कि जो मुलाकातें कुछ आम हुई हैं उसके हवाले से। तो आपके सामने ये सब चीज़ें आज के वीलॉग में रखूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, इस तरह सबसे पहले इस बात पर आ जाते हैं कि जो मैंने कल आपको फैसले के बाद खबर दी थी कि अब जो मुमकिना इसके ऊपर गुंजाइश निकाली जाएगी वो इसी बात से निकाली जाएगी कि देखिए जनाब, हमने तो इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल की मुद्दत का तयन कर दिया था, तो अब नाअहली की मुद्दत मैक्सिमम 5 साल है और वो चूँकि नवाज शरीफ साहब की पूरी हो चुकी है, लिहाजा वो अहल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। यानी जो सज़ाएं उन्हें 7 साल की दी हुई थी, अगर वो मुअत्तल हो जाती हैं या वो बरी उससे हो जाते हैं उन केसेस से, तो उसके बाद उनके ऊपर कोई इलेक्शन लड़ने में मुमानियत नहीं है। और यही बात जो है आज हमने वज़ीर क़ानून के मुंह से सुन ली। साबिक वज़ीर क़ानून के मुंह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यही बताया है कि जनाब देखिए, हमने इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम कर दी थी उसके तहत तो 5 साल की मुद्दत थी, वो पूरी हो चुकी, तो बात ख़त्म। तो अब ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में आप किस मुंह से चैलेंज करेंगे? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, मैं फिर एक दफ़ा इस बात को वाजे कर दूँ कि मुझे चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम होने से या 184(3) के तहत जो केसेस फाइल होते हैं उनमें अपील का हक मिलने के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। ये ठीक है, अगर आपको इसमें बज़ाहिर लगता है कि ये एक डिवीज़न हो रही है पावर्स की, तो इट्स गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जिस तरह से ये हुई हैं और जिस अंदाज से इसको सुप्रीम कोर्ट ने लेजिटिमाइज कर दिया है, इससे बहुत सारे मसाइल आगे जन्म लेने वाले हैं। मेरा कंसर्न ये है, पहला मसला अब हमें ये नज़र आ रहा है कि जो अपील का हक आपने दिया है कि जी लार्जर बेंच सुनेगा, तो अब फुल कोर्ट का जो कल ये फैसला आया है इसको कहाँ आपने चैलेंज करना है? इससे बड़ा तो लार्जर बेंच तो नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी फुल कोर्ट ने सुना था, तो यहाँ पर एक सुकम है फैसले में। अब दूसरा जो इसमें मसला है वो अब ये नज़र आ रहा है कि आपने एक तरह से इस बात की इजाज़त दे दी है कि आइन में भी जो तरमीम आप कर सकते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर आप कर सकते हैं, यानी सादा अक्सरियत से आप आइन की शक्ल बदल सकते हैं। दूसरे अल्फाज में अगर मैं सादा तरीके से आपको बताऊं कि मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई भी अगर फैसला दिया है और आप वो नहीं पसंद है और आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आप आसानी से पार्लियामेंट के थ्रू, अगर आपके पास सादा अक्सरियत भी है तो उसके थ्रू भी आप आराम से वो फैसला बदल सकते हैं, क्योंकि आप कानून बदल दें और कहें कि जी हमने तो कानून ही बदल दिया, लिहाजा अब उस फैसले की कोई हैसियत न रही। तो आपने एक तरह से ये दरवाज़ा खोल दिया है कि अब पार्लियामेंट जब चाहे, जैसे चाहे, अदलिया के जिस फैसले को चाहे कूड़ेदान में जब मर्जी डाल सकती है। तो आपने बेसिकली जो बेसिक स्पिरिट थी आइन की कि आइन में तरमीम 2/3 मेजॉरिटी के जरिए हो सकती है, आपने उसको कल लेजिटिमाइज कर दिया ये फैसला देकर कि सादा अक्सरियत से हुई कानून साजी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अगरचे वो एक्ट का नाम दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे ये इलेक्शन एक्ट की भी जो कुछ बुनियादी चीज़ें थी जिसमें आइन बड़ा वाज़ेह था और उसमें आइन की तब्दीली ज़रूरी थी, उसके बाद ही उसमें एक्ट में तब्दीली हो सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दानिश में कल जो फैसला किया है उसमें उन्होंने अपने हाथ पांव खुद ही कटवा दिए हैं। तो अब यही बात है कि जो इन्होंने ये तब्दीली की इलेक्शन एक्ट में, अब वो आपके गले पड़ेगी और इसी के तहत ही आपको बताया जाएगा कि जी मियाँ साहब जो कि अब लॉन्ड्री से साफ सुथरे होकर, पाक साफ होकर, नहा धोकर अब अच्छे बच्चे बनकर वापस आ रहे हैं, तो उन्हीं को आपका वज़ीर आज़म लगाया जा रहा है। मैं लगाया जा रहा है बड़ा सोच समझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ कि पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म होते हैं वो मुंतखब नहीं होते हैं, उनको लगाया जाता है। तो वज़ीर आज़म वो लग चुके हैं आपके, और वो पिछले 16 महीने से लगे हुए हैं। जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो समझें नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म लगे हुए थे। हर फैसला वो वहीं से देख रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे, मामलात वो सारे खुद तय कर रहे थे। आगे भी आके इलेक्शन हो या ना हो, कूड़े में जाए अवाम, अवाम की पसंद, अवाम की वोट की पर्ची बूट के नीचे रोन दें और उसके बाद आराम से जो इस्टेब्लिशमेंट की पसंद है उसी को ही आपका वज़ीर आज़म बना दिया गया है, बल्कि लगा दिया गया है। और अब जो नवाज शरीफ साहब हैं, आप उनके प्रोटोकॉल से अंदाज़ा लगा लें कि जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है उसका क्या काम था कि वो जाके उन्हें अलविदा कर रहा है, इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, किस हैसियत से? क्या वो वज़ीर आज़म है या कोई सिफारतकार है? कौन है वो? पाकिस्तान के किस ओहदे पे तैनात है? इस वक्त तो उनकी हैसियत एक मफरूर और एक मुजरिम की है, तो वो किस हैसियत से जाकर उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे? उसकी हैसियत की वजह
ये नहीं थी कि उन्हें अदालत से सज़ा मिली हुई है या नहीं मिली हुई, उस हैसियत की वजह ये थी कि उनको आशीर्वाद मिल गई है। उन्होंने उन लोगों से हाथ मिला लिया है जिनके साथ हाथ मिलाना ज़रूरी है, उनकी डील हो चुकी है, वो अगले वज़ीर आज़म के तौर पर इंटरव्यू में पास हो चुके हैं, लिहाजा उनको जो है बुला लिया जाए। और अगर उनको बराह रास्त ना भी बनाया गया तो वज़ीर आज़म तो फिर भी शहबाज शरीफ साहब को बनाएं या उनके ही तरह का किसी और डमी को बनाएं। असल बात यह है कि उनके साथ मामलात ओके हुए हैं तो वो तशरीफ फरमा हो रहे हैं। और अब ये बात कोई ढकी छुपी भी नहीं है, इसको ऐलान उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो बताते फिर रहे हैं। आप हसन अय्यूब साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा लें जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने किया है, उसमें वो ऐलान आपको बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट हैं, उनको उनके साथ हर तरह के मामलात उनके सेटल्ड हैं। और सिर्फ लोकल इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बड़े बड़े प्लेयर्स भी नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लगाने के लिए ना सिर्फ मुतहर्रिक हैं, ऑन बोर्ड हैं, उनकी आशीर्वाद, उनका दस्ते शफ़क़त उनको हासिल है। तो ये अब जैसे कि कहा जाता था कि ये जो बाहर के लोगों से इनके मामलात हैं ये एवं नहीं उनके तलवे चाटते या उनके खिलाफ कोई बात करना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं इसराइल की कोई मजम्मत करते, क्यों नहीं अमेरिका के खिलाफ बात करते, क्यों नहीं इंडिया के खिलाफ कभी इनके मुंह से बात निकलती। उसकी वजह ये है कि आप जब दूसरों के नुमाइंदगियां कर रहे होते ना, उनके एजेंडे लेकर या उनके एजेंडे अगर मैं ना भी कहूँ तो कम से कम उनके लिए आप एक्सेप्टेबल होते हैं, तो फिर ये आप यहाँ पर आकर जो है हुकूमत करने में कामयाब होते हैं। तो फिर ये सब कुछ जब आप लेकर तशरीफ़ लाते हैं तो फिर आपको प्रोटोकॉल भी मिलते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए मामलात आसान होते हैं, आपकी सज़ाएं भी मुआफ़ होती हैं, आपके लिए कानून साजियाँ भी होती हैं और आपको फिर उसके बाद ला कर यहाँ पर मुसल्लत करने की पूरी तैयारी भी की जाती है, जो कि इस वक्त मियाँ साहब का एक प्राइम एग्जाम्पल आप अपनी जीती जाती आंखों से देख रहे हैं। तो ये अब सारी कहानी है। और इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि नवाज शरीफ नाअहल है तो भाई आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ा आप उनको अहल ही समझें, क्योंकि उनकी अहलियत का जो ताल्लुक है वो इस बात से है कि वो कहीं और कबूलियत उनकी है या नहीं है। तो वो हो गई है तो फिर इसका मतलब है वो अहल है, बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। आगे आ जाते हैं जी। शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी रोककर कुछ लोगों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड किया था, गालम गलोच की और गुस्से का इजहार किया, नापसंदीदगी नफरत का इजहार किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया था जब वो अपने आबाई हल्के में जलसे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। और उसके बाद देखिए ना, अब ज़िल्ले इलाही बादशाह सलामत की शान में इतनी गुस्ताखी करने पर कुछ तो होना ही था उन लोगों के खिलाफ। मुझे इस बात का पहले ही शक था कि अब कुछ ना कुछ तो बेचारों को भुगतना पड़ेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। 94 अफराद के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। 94 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उन अफराद के खिलाफ जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी रोकी या उनको एहतजाज करके किसी नाखुशगवार सूरत हाल में मुब्तला किया। तो इस जुर्म की पादाश में उनको अब मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसको कवर करने के लिए अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी कि जी वो हल्के कुछ लोग थे, नाराज थे और उनके मसाइल मैंने हल कर लिए। तो बंदा पूछे फिर अब मुकदमात आपने किसके ऊपर किए हैं? तो ये इनका एक यानी नालायकी का सबूत भी है कि ये किसी एक बयानिए पर टिके नहीं रहते हैं। कल को ये कह रहे थे कि वो कुछ लोग नाराज थे और वो अपने मसाइल हल ना होने की वजह से नाराज थे, और आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, हालांकि उस वक्त आप कुछ और मौक़िफ़ अपना रहे थे। तो पहली नालायकी तो यही साबित हो जाती है। दूसरा, मैं आपको याद दिला दूँ कि लंदन में जब ये एहतजाज वगैरह हो रहे थे और काफ़ी लोगों ने जब इन लोगों को परेशान वहाँ पे किया हुआ था, जो भी वहाँ से जा रहा था नून लीग का बंदा, तो ऐसा इकबाल साहब ने एक ट्वीट फरमाई हुई थी कि भाई आप यहाँ आकर जो गले फाड़ रहे हैं तो जाएं ना ज़रा पाकिस्तान जाकर एहतजाज करें। तो मैंने उस ट्वीट के ऊपर एक ट्वीट किया था कि जी आप इसलिए इनको पाकिस्तान भेज रहे हैं कि जाओ ज़रा वहाँ जाके एहतजाज करो, फिर देखो हम तुम्हारे साथ करते क्या हैं, देखो तुम्हारी दुर्गत क्या बनती है, देखो तुम्हारी नस्लें ना याद करें कि हमने तुम्हारे साथ किया क्या है, तो फिर कहना। तो बेसिकली ये प्रोवोक वहाँ पर इसलिए लोगों को करता है कि वहाँ पर इंसानियत है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पर जो राइट आपको मिले हुए हैं आप उन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी जो हुकूक आपके हैं आप वहाँ पर अपने हुकूक एंजॉय कर सकते हैं। अगर वहाँ पर एहतजाज का हक है तो मतलब है, अब आपको वहाँ पर कोई इस बात से रोक नहीं सकता कि आप एहतजाज ना करें। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी एहतजाज कर सकते हैं, आप व्हाइट हाउस के सामने भी एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसानों का माशरा है, वो ये जानवरों का माशरा तो है नहीं। तो वहाँ पर इनकी जुर्रत नहीं होती कि ये उन लोगों को कुछ कह सकें जो इनके खिलाफ बात कर रहे हों या एहतजाज कर रहे हों, लेकिन फिर ये इंस्टिगेट करते हैं कि जाओ अपने मुल्क जाकर करो, फिर देखो वहाँ पर तो तुम्हें पता है कि हमने पुलिस में सारे गुल्लू बट भर्ती किए हुए हैं, तुम्हें वहाँ पर पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, कीड़े मकोड़ों की हैसियत है, तो तुम वहाँ पर आकर हमारे खिलाफ कुछ करो तो सही, फिर
देखो हम तुम्हारे घर उजाड़ देंगे, तुम्हारे घर गिरा देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे कर देंगे, तुम्हें कंगाल कर देंगे। तो ये सारा कुछ वो अब आपके साथ करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने ज़िल्ले इलाही की शान में गुस्ताखी की। तो अब वो अफराद जिन्होंने महंगाई के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला था, न जाने उन बेचारों ने क्या क्या सहा होगा पिछले 16 महीने की हुकूमत में, और ओवरऑल ये बेचारे अवाम तो खैर सहते ही चले जा रहे हैं, तो उसका गुस्सा आपने निकालने की जुर्रत कैसे गई? भाई आप कीड़े मकोड़े हैं, आप चुप करके वो सहें जो आपके साथ किया जाए। जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, आप इनकी अयाशियों के लिए टैक्स भरें, पैसे दें, चुप करके अपना काम करें। समझ में आई है? और जूते भी खाएं। हाँ, आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जूते मारने वाले 2 या 3 अफराद कर दें ताकि जल्दी आपकी बारी आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा आपको रियायत नहीं मिल सकती। तो आप चुप करके जूते खाएं, खबरदार जो किसी ने एहतजाज किया। यही इस मुल्क में आपकी हैसियत है। और ये जो अशराफियाँ हैं, ये जो उमरा हैं, ये जो मुसल्लत शुदा कब्ज़ा माफिया हैं आपके ऊपर, ये आपको यही औकात दिखाते हैं, आपकी बार बार दिखाते हैं, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। फिर आ जाते हैं कोई ना कोई 4, 8, 10 सरफिरे और एहतजाज करने लगते हैं। तो जी मुबारक हो उन अफराद को, 94 अफराद। आइंदा ना आप कीजिएगा, ज़रा ये डरा के अच्छी तरह, ये जो इनके खिलाफ मुकदमे हुए ना, ज़रा इनको अच्छी तरह निशान इबरत बनाइएगा ताकि आइंदा कोई आपके खिलाफ चूँ चरा ना कर सके, ठीक है? तो ये एहसन इकबाल साहब को मेरा मैसेज है। और एक खबर हसान न्याजी साहब से मुतालिक है जी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने यह खबर दी है कि हसानुल्लाह न्याजी साहब से उनकी मुलाकात फाइनली हो गई है। हसानुल्लाह न्याजी जो कि इस वक्त मिलिट्री ट्रायल के सिलसिले में मिलिट्री की तहवील में है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। जो अच्छी इसमें बात उन्होंने बताई हुई है कि वो हशाश बशाश हैं, सेहतमंद हैं, खैरियत से हैं, और बड़े ही तगोदौ के बाद, कोर्ट्स के चक्कर काटने के बाद इतनी उन्हें इजाज़त मिल सकी है कि चलें जी वो जो है उनसे मुलाकात उनकी करवा दी गई है। मेरा ख्याल है कि जो उनकी ज़ाती खिदमात हैं या उनका जो एक मौक़िफ़ है, उसकी वजह से उन्हें इतनी रियायत मिल गई है। अगर कहीं वो उन लोगों में से होते जो इमरान खान की हमायत कर रहे हैं, तो फिर तो शायद उन्हें इतनी भी रियायत ना मिल रही होती। तो बहरहाल कम से कम इतना उनका लिहाज कर लिया गया है कि जो कुछ भी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कहते हैं, कहते रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको इतनी रियायत मिल गई है कि चलें उनकी कम से कम बेटे से मुलाकात करवा दी गई है। तो बहरहाल हसान न्याजी साहब हों या कोई भी और हो, मुतालबा यही है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो ट्रायल का मामला है सुप्रीम कोर्ट में अंडर अभी हियरिंग है, तो अब वी होप के चूँकि काजी फायज़ साहब ने सबसे बड़ा मुकदमा पहले लगा के फारिग हो गए हैं, तो अब आगे जो अवामी मसाइल के छोटे मोटे मुकदमात हैं उनको भी सुन लें, जिससे अवाम का कोई फ़ायदा या नुकसान होना है, जो भी होना है, कम से कम फैसला हो जाए। तो ये है जी स्टेट ऑफ अफेयर्स। और लास्टली मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इमरान खान साहब की भी जो तोशाखाना पर माजरत के साथ साइफर के मामले पर जो दरख्वास्त ज़मानत थी, उसके ऊपर आज हियरिंग होनी थी, लेकिन वो काफ़ी लेट हुई, और उसकी वजह से अब यही अंदाज़ा हो रहा है कि फ़िलहाल इस मामले को लिंगर ऑन मज़ीद ही किया जाएगा। इसके अलावा फ़िलहाल इसमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। बाकी उनके जो मामला से जुड़ी मज़ीद खबरें वो अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह।